जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने कॉशी-गोरसैट थ्योरम फॉर सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स के प्रूफ्स देखे थे। कॉशी-गोरसैट थ्योरम की ही एक एप्लीकेशन थी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स। उससे हम आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास दो कंटूर्स हों C1 और C2, पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कंटूर्स where C1 and C2, where C1 is interior to C2. If a function f is analytic on each contour and at each point interior to C2 but exterior to C1, then we can show that integration over C1 is equal to integration over C2. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होगी। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि अगर हमें कोई फंक्शन इंटीग्रेट करना हो और हमें एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन दिया हो या एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कंटूर दिया हो कि इस कंटूर पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, तो अगर इस थ्योरम की या इस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस कॉम्प्लिकेटेड कंटूर के अंदर एक सिंपल सा कंटूर बना के उस पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करके तो हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो उस सिंपल कंटूर पे जो कि कंटेन्ड होगा ओरिजिनल कंटूर में, उस सिंपल कंटूर पे जो आप इंटीग्रेशन करेंगे वो एग्जैक्टली उसका आंसर वही होगा जो ओरिजिनल कंटूर पे इंटीग्रेशन का आंसर होगा। अब क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस प्रॉपर्टी की? वो ये हैं कि आपके पास दो सिंपल क्लोज्ड कंटूर्स हैं, ठीक है? दो सिंपल, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है? और ये जो एनुलर रीजन है, एनुलर रीजन मींस रिंग शेप्ड रीजन जो है, ये फंक्शन इस रीजन में एनालिटिक है। C2 के अंदर वाला पोर्शन और C1 के बाहर वाला पोर्शन। C1 के अंदर वाला पोर्शन में एनालिटिक नहीं है, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके पास आप कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन C1 पे होगी वही इंटीग्रेशन C2 पे होगी, ठीक है? इसको हम प्रूव करते हैं। अगर ये हमारे पास एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है जो कि रिंग शेप रीजन है, एनुलर रीजन है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, तो हमें पता है कि हम इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन किस तरह से बना सकते हैं। हम एक क्रॉस कट इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये क्रॉस कट इंट्रोड्यूस करने से आपके पास C2 AB C1 BA ये जो रीजन आ गया है, ये आपके पास अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन बन गई है, राइट? अब इस पे हम और दूसरी बात ये कि हमें पता है कि फंक्शन एनालिटिक है इस पूरी डोमेन पे, जो अब हमने क्रॉस कट लगाने के बाद बनाई है, ठीक है? वहां पे फंक्शन एनालिटिक है। हम कॉशी-गोरसैट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एक और बात कि चूंकि ए बी क्रॉस कट अंदर इसकी ये टू डायरेक्शनल है, ए बी जब हम इधर को जा रहे हैं और बी ए जब हम इधर को जा रहे हैं, एंड ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, राइट? सॉरी, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, या फिर माइनस ए बी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन ओवर ए बी एफ ऑफ जी विल बी इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ओवर माइनस ए बी एफ ऑफ जी डी सी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, बी ए डायरेक्शन में, जिसको हमने माइनस ए बी से शो किया है, बी ए डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो उसके ऊपर जो इंटीग्रेशन होगी वो नेगेटिव ऑफ द इंटीग्रेशन ओवर ए बी डायरेक्शन होगी। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन में। अब हमने कॉशी-गोरसैट थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है? So Cauchy-Gorsat theorem over this simply connected region will be, वो क्या कहता है Cauchy-Gorsat theorem? वो ये कहता है कि अगर फंक्शन किसी क्लोज कंटूर पे एनालिटिक है या सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे एनालिटिक है, तो उस सिंपली कनेक्टेड डोमेन के ऊपर इंटीग्रेशन फंक्शन की जीरो होती है,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल है। तो हम चूंकि अगर एक कर्व जो है वो दो पार्ट्स से मिलके बन रही है, तो हम इंटीग्रेशन भी अलग अलग पार्ट्स पे करके उसका सम करेंगे तो वो हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाती है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कर्व पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर C2 प्लस इंटीग्रेशन ओवर AB प्लस इंटीग्रेशन ओवर माइनस C1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर माइनस AB इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे आपके पास चूंकि इंटीग्रेशन ओवर ए बी जो है वो माइनस इंटीग्रेशन ओवर माइनस ए बी के इक्वल होते हैं, तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, राइट। और इंटीग्रेशन ओवर माइनस C1 विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ओवर C1, तो ये राइट साइड पे चला गया और आपके पास ये प्रॉपर्टी या क्रॉलरी जो है वो प्रूव हो गई। ठीक है, अब इस क्रॉलरी को दोबारा से मैं ये बात एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका हमें फायदा क्या होगा कि अगर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड डोमेन पे इंटीग्रेशन करने के लिए दी जाए, तो आप उस कॉम्प्लिकेटेड डोमेन को लेने की बजाय उसके अंदर एक सिंपल क्लोज कंटूर बना के उस पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें 1/z माइनस आयोटा को, वेयर c इज दिस कंटूर, सी इज दिस कंटूर, ये जो बड़ा वाला कंटूर है ये आपका सी है। ठीक है, फिलहाल ये अंदर कंटूर नहीं है, हमने बाद में ड्रा किया, सिर्फ ये कंटूर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये कंटूर दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसके अलोंग आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करें। Since by the principle of deformation we may choose the more convenient circular contour C1। अब देखें कि बजाय इस कंटूर पर इंटीग्रेशन करने के हम इसके अंदर एक सिंपल सा कंटूर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, जिसका सेंटर आयोटा है। अब ये सर्कल जो है इसका रेडियस 1 है। अच्छा, अब हमने एक सिंपल सा कंटूर ड्रॉ कर लिया। बाय प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन हम प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन किस तरह से वैलिड है, इस पे प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो, मतलब कि पहले ओरिजिनली तो वो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन होती है, लेकिन बाद में हम उसको सिंपली कनेक्टेड प्रूफ के लिए हम करते हैं। तो कंडीशन ये होती है कि जो कंटूर है C1 छोटा वाला कंटूर बड़े वाले कंटूर के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए मुकम्मल तौर पे, और फिर C1 के अंदर हम अलाउड थे कि C1 के अंदर आपके पास सिंगुलर पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इसकी स्टेटमेंट में C1 के अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं था, जबकि C1 के बाहर और C2 के अंदर हर जगह पे फंक्शन को एनालिटिक होना चाहिए था। अब हम अगर देखें 1/z माइनस आयोटा, ये जो फंक्शन है ये आयोटा के अलावा इस पूरी डोमेन में, इस पूरे कंटूर में, बड़े कंटूर में एनालिटिक है। ठीक है, और वो आयोटा पॉइंट छोटे कंटूर के अंदर लाई कर रहा है जहाँ पे सिंगुलैरिटीज अलाउड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन अप्लाई किया तो इट मींस इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ जी, राइट। तो हम अब इंटीग्रेशन ओवर C1 करने लगे हैं। तो सर्कल की इस कंटूर के इक्वेशन क्या होगी, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, पैरामीट्रिक इक्वेशन इज z इज इक्वल टू आयोटा प्लस e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, तो इंटीग्रल dz ओवर z माइनस आयोटा, इनमें वैल्यूज पुट करें, dz की वैल्यू पुट करें, z की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन आ गई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, इवैल्यूएट इंटीग्रल c 1/z dz where c is any positively oriented simple closed contour surrounding the origin।
अब आपके पास वो कह रहे हैं कि इन जनरल कोई भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कंटूर है जो कि ओरिजिन को अपने अंदर कंटेन कर रही है, ठीक है, उसके अराउंड आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। अब अगर आप गौर करें तो कोई भी रैंडमली आप ये कंटूर, आपने बड़ा कंटूर सपोज कर लिया। अब ये फंक्शन जो है 1/z, ये सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है इस पूरे डोमेन में, बाकी हर जगह पे एनालिटिक है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 पे के अबाउट हम एक स्मॉल कंटूर या स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर c के अंदर कंटेन्ड हो, राइट, और सिंगुलैरिटी को कंटेन कर रहा हो, ठीक है। तो अब सी नॉट के बाहर हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक है और सी के अंदर हर जगह पे एनालिटिक है। हम प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ओवर सी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी नॉट, राइट। अब सी नॉट जो सर्कल है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस d is equal to r iota theta and dz is equal to this, और सब्स्टिट्यूशन कर दी, राइट, तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन हमारी इंटीग्रेशन के लिए बहुत आसानी पैदा कर देता है। नेक्स्ट इज अनदर थ्योरम which is known as Cauchy integral formula. इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दी हुई है, वो ये है कि अगर आपका फंक्शन एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक है और जी नॉट कोई पॉइंट है डोमेन का, तो ये जो क्वोशंट है एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट, ये चूंकि जी नॉट पे इस पूरे फंक्शन का एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट एक फंक्शन है, लेट्स सपोज इसको हम जी एफ जी फंक्शन कह लेते हैं, ये पूरा फंक्शन जो है वो जी नॉट पे एनालिटिक नहीं है, जी नॉट पे इसकी सिंगुलैरिटी है, ठीक है। अगर जी नॉट पॉइंट इस डोमेन के अंदर आ रहा है तो ये पूरा फंक्शन जो है ये उसमें एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि सिंगुलैरिटी डी में कंटेन्ड है, ठीक। लेकिन कीप इन माइंड कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, न्यूमरेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो एनालिटिक है डोमेन में, लेकिन न्यूमरेटर वाला फंक्शन कंबाइंड विद डिनोमिनेटर फंक्शन, ये पूरा फंक्शन जो है ये एनालिटिक नहीं है, राइट। इसलिए हम इस फंक्शन पे, इस पूरे फंक्शन पे वो जो कॉशी-गॉर्सर थ्योरम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कॉशी-गॉर्सर थ्योरम की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका जो है सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो और सिंगुलैरिटी ना आ रही हो, राइट, उस पूरे डोमेन में। Therefore, we can't conclude that the integral of this function around a simple closed contour that contains z naught is 0 by the Cauchy-Gaussian theorem. So, इसके लिए हम एक इस तरह के functions के लिए जिनमें डोमेन के अंदर सिंगुलैरिटी आ रही होगी, उसमें हम उसके लिए हम एक अलग फार्मूला प्रूव करेंगे। जिसको हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला कहते हैं, जो इस तरह के फंक्शंस के साथ डील करता है। Let f be analytic everywhere inside and on a simple closed contour C taken in the positive sense. If z naught is any point interior to C, then f of z naught is equal to 1 over 2 pi iota integral C f of z over z minus z naught. और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f of z over z minus z naught is equal to 2 pi iota f of z naught. अब इसका प्रूफ देखेंगे। Since the integrand, this integrand is analytic everywhere inside C and on C except at the point z naught which lies inside C, right? तो हम यहाँ पे भी
जो आपका प्रिंसिपल ऑफ डीफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करते हुए ये प्रूव करेंगे कि हम चूंकि सी नॉट एक सिंगुलैरिटी है अंदर, तो सी रो जो है वो हमने एक सर्कल बना लिया सेंटर्ड एट सी नॉट with radius rho, where rho is small enough that c rho is interior to c. c rho पूरे का पूरा c के अंदर आ रहा होगा। अब c rho की क्वेश्चन क्या होगी? z minus z naught is equal to rho. z is equal to z naught plus rho e iota theta, where theta varies from 0 to 2 pi. अब ये क्वेश्चन जो है f of z over z minus z naught, ये चूंकि इस बाउंड्री पे, c rho की बाउंड्री पे, c पे और इस पोर्शन में, क्योंकि हर जगह पे एनालिटिक है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ डीफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी रो एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट। ठीक है, राइट हैंड साइड कंसीडर की, उसकी वैल्यूज पुट कर दी, जी की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो भी सर्कल की थी पुट कर दी, और आपके पास ये चीज आ गई। ठीक, सिंस वी कैन रिड्यूस रो टू जीरो, लिमिट रो टेंड्स टू जीरो अगर हम अप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ रो है, तो राइट साइड पे आपके पास रो टेंड्स टू जीरो लिमिट अप्लाई की, तो ये आपके पास ये चीज किसके इक्वल आ गई? एफ ऑफ जी नॉट के। ठीक है, इंटेग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ जी नॉट डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। अब ये 0 to 2 पाई डी थीटा जो है वो सर्कल का सर्कमफेरेंस आ गया, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी नॉट, राइट, और यही हमें प्रूव करना था। अब एक और बात यहाँ पे कि लिमिट रो टेंड्स टू जीरो हमने क्यों ली? क्योंकि हम जो सर्कल है इसको जितना चाहें, इसके रेडियस को जितना चाहें छोटा कर सकते हैं। हमें रिक्वायर्ड ये है कि सर्कल के बाहर और सर्कल के ऊपर हर जगह पे फंक्शन को एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस सर्कल को छोटा भी करते जाएं तो फंक्शन एनालिटिक होगा, क्योंकि सिवाय एक पॉइंट जी नॉट के फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक था, राइट। तो हम लिमिट रो टेंड्स टू जीरो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास थ्योरम प्रूव होगा। अब इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज evaluate this integral where c is the circle, z mod is equal to 2, centered at 0 with radius 2. अब देखें कॉची इंटीग्रल फार्मूला की स्टेटमेंट हम दोबारा से पढ़ते हैं। Let f be analytic everywhere inside and on a simple closed contour C taken in the positive sense. If z naught is any point interior to C, then integral f of z over z minus z naught is equal to 2 pi iota f of z naught. कीप इन माइंड कि ये जिस फंक्शन के एनालिटिक होने की बात हो रही है सी के अंदर और सी के ऊपर हर जगह पे, वो ये सिर्फ न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस ऊपर वाले फंक्शन को सी के अंदर और ऊपर हर जगह पे एनालिटिक होना चाहिए, राइट। तो फिर इस इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब ये एग्जांपल्स, अगर एग्जांपल देखें अगर आप, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी जो फंक्शन है, ये ऊपर वाला फंक्शन, सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि एफ ऑफ जी ये है और इस पूरे फंक्शन की सिंगुलैरिटीज क्या क्या है। डिनोमिनेटर जो है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है? जी नॉट इज इक्वल टू आयोटा जो है, ये सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन की। ठीक है, अब देखना ये है दूसरी बात कि जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आयोटा जो है, ये कंटूर के अंदर, उस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है जिस कंटूर के ऊपर हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। तो सर्कल जो है उसका रेडियस 2 है, जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आयोटा सर्कल के अंदर लाई करेगा, राइट। नेक्स्ट आप ये ऑब्जर्व करें कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये सर्कल के अंदर हर जगह पे एनालिटिक है। ठीक है,
ये ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ जी सर्कल के अंदर हर जगह पे एनालिटिक है। जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है, इस पूरे फंक्शन की सिंगुलैरिटी है, और ये सिंगुलैरिटी सर्कल के अंदर लाई कर रही है। ठीक, अब हम इसके ऊपर कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ माइनस आयोटा, एफ ऑफ माइनस आयोटा पुट किया एफ ऑफ जी में और आपके पास वैल्यू आ गई, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट एक एग्जांपल है, evaluate integral c z over z square plus 9 dz where c is this circle. अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास ये जो पूरा फंक्शन दिया होगा ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। बाज़ औक़ात आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ सकती है, फैक्टर्स बनाने पड़ सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपली बन सकते हैं तो सिंपली बना लें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो उसके डिनोमिनेटर में सिंपल z माइनस जी नॉट की पावर 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 9 एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको फैक्टराइज करें, जी स्क्वायर प्लस 9 के फैक्टर्स हैं z माइनस 3 आयोटा, z प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि इस z माइनस 3 आयोटा, z प्लस 3 आयोटा पुट करके देखें यहाँ पे, तो इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी 3 आयोटा पे है, ठीक है, जो कि इस क्लोज कंटूर के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप इस इंटीग्रेंड को z ओवर जी स्क्वायर प्लस 9 को किस तरह से लिख सकते हैं, z ओवर जी प्लस 3 आयोटा इंटू z माइनस 3 आयोटा, क्योंकि 3 आयोटा ही सिर्फ ऐसी सिंगुलैरिटी है जो इस कंटूर के अंदर लाई कर रही है, राइट। तो आप बाकी फंक्शन को न्यूमरेटर का पार्ट बना दें, z ओवर जी प्लस 3 आयोटा इंटू एफ ऑफ जी। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि माइनस 3 आयोटा भी तो सिंगुलैरिटी है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ऐसी सिंगुलैरिटी हो जो कंटूर के अंदर लाई करे। माइनस 3 आयोटा अगर सिंगुलैरिटी है तो वो कंटूर के अंदर लाई नहीं कर रही, बाहर होती है तो होती रहे। हमें ये देखना है कि कंटूर के अंदर जिस कंटूर में हमें इंटीग्रेशन करनी है उसमें तो सिंगुलैरिटी लाई नहीं कर रही, राइट। तो इसको आप न्यूमरेटर में ले जाए, तो आपके पास अब ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ जी, जो फंक्शन ऊपर होता है न्यूमरेटर में, वो जी ओवर जी प्लस 3 आयोटा है, ठीक है। और ये फंक्शन कंटूर के अंदर हर जगह पे एनालिटिक है। 3 आयोटा इसकी सिंगुलैरिटी है और 3 आयोटा कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। हम यहाँ पे आप कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 3 आयोटा पुट कर दे फंक्शन में एफ ऑफ 3 आयोटा इवैल्यूएट कर दे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है z mod इज इक्वल टू 1 अबाउट द ओरिजिन, तो आपने ये इंटीग्रेशन करनी है, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, ठीक है, cos z ओवर z इंटू जी स्क्वायर प्लस 9। अब आप देखेंगे कि सर्कल है z mod इज इक्वल टू 1, क्या इस फंक्शन की जो जो सिंगुलैरिटीज हैं क्या वो इस सर्कल के अंदर लाई कर रही है। तो अगर आप गौर करें तो z इज इक्वल टू 0 सिर्फ ऐसी सिंगुलैरिटी है जो सर्कल के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। तो बाकी चीज को फंक्शन का पार्ट बना दें, एफ ऑफ जी का पार्ट बना दें, और जो सिंगुलैरिटी अंदर लाई कर रही है उसको डिनोमिनेटर में ले लें, तो z माइनस 0 ये ऊपर चला गया, ठीक है। एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस 0 यहाँ पे अप्लाई कर दें, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आ गया, राइट। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ने हमें यह डील करना सिखाया कि अगर कोई सिंगुलैरिटी ऐसी है जो कि कंटूर के अंदर आ रही है, तो उस सूरत में हम इंटीग्रेशन इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह की फंक्शन की इंटीग्रेशन पे हम कॉशी गॉर्सेट थ्योरम अप्लाई करके जीरो वैल्यू तो निकाल नहीं सकते,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू बाय क्वोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू 2 बाय आयोटा एफ ऑफ जी नॉट होगी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला जो हमने क्वोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा है वहां पे सिंपल सादा फंक्शन एफ के लिए था ये फार्मूला, जो कि एनालिटिक था हर जगह पे। अब हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स के लिए क्वोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्वोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर, और अगर जी नॉट कोई पॉइंट है इंटीरियर टू सी, तो nth derivative of f of z naught will be equal to n factorial over 2 pi iota integral f of z over z minus z naught raised to power n plus 1। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस में ऐसे केसेस के साथ डील करेंगे जिनमें z माइनस जी नॉट की पावर कोई मौजूद हो, कोई पॉजिटिव पावर 1 से बड़ी मौजूद हो, ठीक है, और z नॉट सिंगुलैरिटी हो, तो उन केसेस को भी हम इस फार्मूले की हेल्प से इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम प्रूव किस तरह से करेंगे? हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे और हम कह देंगे कि सेम टेक्निक अप्लाई करते हुए n इक्वल 2 के लिए हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, n इक्वल 3 के लिए एंड सो ऑन, और जनरलाइज कर देंगे। विल प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, राइट। वी बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? f प्राइम ऑफ z नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f of z naught plus delta z minus f of z naught over delta z। अच्छा, अब बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला सेम इन्हीं रिक्वायरमेंट के साथ कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमें सिंपल f of z naught की वैल्यू देता है, राइट। क्योंकि कॉची इंटीग्रल फार्मूला की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, तो f of z naught की वैल्यूज हम यहाँ पे बाय दैट फार्मूला ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। 1 ओवर डेल्टा z को बाहर ले लिया, f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z की जगह पे ये फार्मूला लगाया, ठीक है। यहाँ पे z नॉट जो है वो z नॉट प्लस डेल्टा z है, राइट, माइनस f ऑफ z नॉट की जगह पे फार्मूला पुट किया। इंटेग्रल कॉमन लेके एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया आपके पास ये, ठीक है। अब आपने z माइनस जी नॉट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, z माइनस जी नॉट से, तो आपके पास ये चीज आ गई। अब आपने रेसिप्रोकल में सॉरी न्यूमरेटर में आपने डेल्टा z को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये चीज आ गई आपके पास। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया? z माइनस जी नॉट माइनस डेल्टा z प्लस डेल्टा z इंटू एफ ऑफ जी ओवर दिस, ठीक है। इससे आपने सेपरेट कर लिया इस सम की फॉर्मूले से। अगर आप इसका एलसीएम लेके देखें तो ये एग्जैक्टली यही आएगा जो आपके उस ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। लिमिट को ले जाए अंदर, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें, ठीक है। एक एक्सप्रेशन आपके पास बन गया, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 इंटीग्रल f ऑफ 0 d माइनस 0। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको आप i कह दें और उसको कंसीडर कर लें, ठीक। हम ये शो करेंगे ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास f प्राइम ऑफ z नॉट की यही वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हमारा टारगेट ये है कि हम ये शो कर सकें कि ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल है कि 0 को अप्रोच कर रहा है। किस तरह से? चूंकि गिवन फंक्शन जो है वो c पे एनालिटिक है, हेंस कंटीन्यूअस है। अगर कंटीन्यूअस है तो हर कंटीन्यूअस फंक्शन जो है वो बाउंडेड होता है,
ठीक है, there exists a real number m such that f of z mod is less than equal to m for all z in C, right? कंटीन्यूअस फंक्शन के बाउंडेड होने की वजह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। सी अगर एक कंटूर है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी, उस लेंथ को एल कर लें, ठीक है। फिर डेल्टा, लेट्स सपोज डेल्टा डिनोट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन सी एंड द पॉइंट जी नॉट। कंटूर के पॉइंट्स और पॉइंट जी नॉट जो कि कंटूर के अंदर मौजूद है, उनके दरमियान डिस्टेंसेस लेते जाएं। कंटूर के ऊपर जो पॉइंट्स मौजूद हैं उनके, और जो कंटूर के अंदर पॉइंट जी नॉट मौजूद है उनके दरमियान डिस्टेंसेस लेते जाएं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक। अगर ऐसा है तो फॉर ऑल पॉइंट्स z ऑन c वी हैव z माइनस z नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा, राइट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ना, तो बाकी सारे डिस्टेंसेस इससे बड़े या बराबर होंगे, ठीक है। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, furthermore if we choose delta z less than equal to delta by 2, ठीक है, ये डेल्टा जी कोई भी चेंज था जी में, अगर हम इस पॉजिटिव चेंज को इस रेसिप्रोकल से लेस देन इक्वल सपोज कर लें, तो आपके पास जी माइनस जी नॉट माइनस डेल्टा जी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा बाई 2, जो कि फाइनली ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये आप बारी बारी इस एक्सप्रेशन में पुट करते जाएं, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, इंटेग्रल 2m ओवर डेल्टा क्यूब, ठीक है। ये कांस्टेंट है सारी चीज, इसको बाहर निकाल लें, इंटेग्रल डीजी आ गया, और इंटेग्रल डीजी आपके पास क्या डिनोट करता है, कंटूर की लेंथ डिनोट करता है, तो उसकी जगह पे एल आ गया आपके पास। अब ये जो चीज है यहाँ पे आ गया लिमिट डेल्टा जी टेंड्स टू 0 डेल्टा जी, ठीक है। दिस लिमिट व्हेन डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 दिस थिंग अप्रोचेस टू 0, ठीक। तो हमारे पास आई जो आई वाला जो इंटेग्रल था वो 0 को अप्रोच कर गया, तो हेंस एफ प्राइम ऑफ जी नॉट हमारे पास ये रह गया, right? Similarly, by following the same process, we can show that f double prime of z naught is this, f triple prime, and so on, f n z naught is this. Right? ये आपके पास Cauchy integral formula for derivatives prove हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इफ C is a positively oriented unit circle, then evaluate this। अब देखें कि ये यूनिट सर्कल है, इस फंक्शन को अगर आप एक्सप्लोर करें तो इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी इज इक्वल टू 0 लाई कर रही है सर्कल के अंदर, ठीक है। फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z नॉट इज इक्वल टू 0, तो आपने इसका मतलब है क्वोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला की सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। एफ ऑफ जी जो ऊपर वाला फंक्शन था एक्सपोनेंट ऑफ 2z हर जगह पे एनालिटिक है, और उसके साथ ये भी देखें कि इसके ऊपर डिनोमिनेटर के ऊपर जो कि सिंगुलैरिटी आ रही है z माइनस 0 रेज टू पावर 4 पावर है, ठीक है, पावर 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्वोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, एक बार हम पीछे से देख के आते हैं। तो फार्मूला ये होता है कि अगर z माइनस जी नॉट के ऊपर पावर n प्लस 1 है, जैसे कि यहाँ पे 3 प्लस 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आयोटा ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ z नॉट, तो ये आपके पास हो गया, राइट। ट्रिपल डेरिवेटिव एक्सपेंड कर लिया एट जी नॉट इज इक्वल टू 0, तो 8 आ गया और आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट एक इंटीग्रल है z plus 1 over z4 plus 2 iota z cube where c is the circle this, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, inspection of the integrand shows that it is not analytic at z is equal to 0 and z is equal to minus 2 iota,
देखा जाए तो ये z=0 और -2 आयोटा पे एनालिटिक नहीं है, सिंगुलैरिटीज हैं ये, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि इन दो सिंगुलैरिटीज में से कौन सी सिंगुलैरिटी इस सर्कल के अंदर लाई कर रही है। तो z=0 इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, जबकि ये वाली सिंगुलैरिटी लाई नहीं कर रही, ठीक है। तो बाकी जितनी जो भी चीज है उसको ऊपर वाले फंक्शन का पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं z+1/z³ इंटू z+2 आयोटा, और z+2 आयोटा को ऊपर ले जाएं, ये ऊपर वाले फंक्शन का पार्ट बन गया, नीचे आ गया z-0 रेज्ड पर 3। क्योंकि यहाँ पे पावर आ रही है आपके पास इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे फॉर n=2, तो वो अप्लाई करके आप इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम कुछ कंसिक्वेंसेस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे जो कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स हमें दे रहा है। फर्स्ट थ्योरम ये है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है किसी गिवन पॉइंट पे, इफ अ फंक्शन f is analytic at a given point, then its derivatives of all orders are analytic there too. अगर एक फंक्शन किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स एनालिटिक होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमें कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की क्रॉलरी के तौर पर मिल रहा है। सिंपल प्रूफ है, सपोज कर लें कि एक फंक्शन f जो है वो एनालिटिक है पॉइंट z0 पे। then by definition of an analytic function at a point there exists a neighborhood, an epsilon neighborhood of z0 throughout which f is analytic. अब ये हमारे पास कहाँ से बात आई कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो किसी पॉइंट z0 पे, तो उस z0 के एप्सिलॉन नेबरहुड में भी हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक होगा। ये जब हमने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे हमने एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक एट अ पॉइंट, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि किसी पॉइंट पे फंक्शन के एनालिटिक होने का मतलब ये है कि उस पॉइंट के अबाउट एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एट अ पॉइंट, ये बात हमारे पास आ गई कि z0 का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके अंदर हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक होगा। तो अगर इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक है, तो हम अगर एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर कोई सर्कल बना लें z0 के अबाउट, z0 को सेंटर मान के कोई सर्कल बना लें, रेडियस ले लें ε/2, तो उस सर्कल के अंदर भी हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक होगा, राइट। क्योंकि इस नेबरहुड के अंदर हर जगह पे एनालिटिक है, ठीक है। There is a positively oriented circle C0 centered at Z0 and with radius ε/2 such that f is analytic inside and on C0, right? तो हमें एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल मिल गया जिसके अंदर हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक है। अब हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं फॉर डेरिवेटिव्स of double prime of z is equal to 1 over pi iota integral c0 f of z over s minus z f of s over s minus z क्यूब फॉर n इक्वल 2 हमने लिखा है। इसकी वजह वो हम देखते हैं क्या वजह, ये बाय डिफरेंट नोटेशन
बस नोटेशन चेंज किया ओरिजिनल फॉर्मूले में, ठीक है। by Cauchy integral formula at each point z interior to c naught f double prime of z is equal to this. Now the existence of f double prime of z throughout this epsilon by 2 neighborhood means that f prime is analytic at z naught. अब देखें हमें क्या शो करना था, हमें ये शो करना था कि अगर f एनालिटिक है, अगर f एनालिटिक है किसी गिवन पॉइंट z नॉट पे, तो उसका डेरिवेटिव, उसके सारे डेरिवेटिव्स भी एनालिटिक होंगे। सारे डेरिवेटिव्स का मतलब पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव से शुरू करते हैं। अगर f एनालिटिक है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एनालिटिक होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव के एनालिटिक होने का मतलब क्या है, इस बात को छोड़ के पहले हम इस बात पे आते हैं कि किसी फंक्शन के f के एनालिटिक होने का मतलब क्या है। किसी फंक्शन f के एनालिटिक होने का मतलब ये है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, f प्राइम एग्जिस्ट करे, ठीक है। हमें ये शो करना है कि f के एनालिटिक होने की वजह से उसके सारे डेरिवेटिव्स एनालिटिक हैं। f प्राइम को एनालिटिक शो करने का मतलब ये कि हमें ये शो करना है कि f प्राइम का डेरिवेटिव f डबल प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो चूंकि f डबल प्राइम इस पूरे नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है, f डबल प्राइम इस पूरे नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, बाय द Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, तो इट मींस कि f प्राइम एनालिटिक है एट z नॉट पे। f प्राइम के z नॉट पे एनालिटिक होने का मतलब क्या था कि z नॉट का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे जिसमें फंक्शन एनालिटिक हो, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। f डबल प्राइम इस पूरे नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है, मींस f प्राइम एनालिटिक है z नॉट पे। सिमिलरली सेम आर्ग्यूमेंट आप अप्लाई करें f डबल प्राइम को एनालिटिक शो करने के लिए, सेम आर्ग्यूमेंट आप अप्लाई करें f ट्रिपल प्राइम को एनालिटिक शो करने के लिए, एंड सो ऑन। आप ये शो करेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स ऑफ द फंक्शन f आर एनालिटिक, राइट। तो हमने ये शो कर दिया कि अगर हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो उसके सारे ऑर्डर्स के डेरिवेटिव एनालिटिक होंगे उस पॉइंट पे। So as a result of this theorem, when a function f of z composed of the components this, when a function f of z is analytic at a point z, the differentiability of f prime ensures the continuity of f prime. Then since f prime of z इसके इक्वल होता है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे। इसी तरह से f डबल प्राइम एनालिटिक है और कॉन्टिन्यूस भी है z पे, और f डबल प्राइम इसके इक्वल है, तो हम ये शो कर सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स u और v के कॉन्टिन्यूस हैं इस पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये क्रॉलरी आ गई कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट z पे, तो उसके कंपोनेंट फंक्शंस के कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है, सारे ऑर्डर्स के कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। अगर एक फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट पे, then the component functions u and v have continuous partial derivatives of all orders at that point, ठीक है। यानी कि u v कंटीन्यूअस होगा, ux vx uy vy u डबल x v डबल x u डबल y v डबल y, और सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंटीन्यूअस होंगे इस पॉइंट पे। नेक्स्ट इज मोरेरा's थ्योरम। Morera's theorem states that if f is a continuous function on a domain D and
integral c f of z dz is 0 for every closed contour c in D, then f is analytic throughout D. दो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर f कंटिन्यूस हो डोमेन पे और डोमेन में मौजूद हर क्लोज्ड कंटूर के अलोंग इंटीग्रल 0 हो, तो we can conclude that f is analytic throughout D, right? अच्छा, अब गिवन है कि f कंटिन्यूस है और उसका इंटीग्रल 0 है फॉर एवरी क्लोज्ड कंटूर C in D। तो वो जो हमने थ्योरम पढ़ा था जिसमें फंडामेंटल थ्योरम भी इन्वॉल्व था, उस थ्योरम की फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन हो और इंटीग्रल 0 हो हर क्लोज्ड कंटूर के लिए, तो फंक्शन जो है उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि उन तीनों प्रॉपर्टीज में इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन था, तो अगर थर्ड वाली प्रॉपर्टी कहीं पे वैलिड होगी तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाली प्रॉपर्टी की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। एफ कंटिन्यूस है और इंटीग्रल 0 है हर क्लोज कंटूर के लिए डोमेन में मौजूद, तो हम कह सकते हैं कि उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। We know that when f is continuous in D and integral is 0, it has an antiderivative in D। ठीक, अब एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? अगर इस फंक्शन का कोई एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा फंक्शन f होगा सच दैट f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z। अब जहां पे हमने एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी थी, वहां पे साथ हमने ये भी देखा था कि एंटी डेरिवेटिव हमेशा एनालिटिक होता है। So we can say that there exists an analytic function f such that f prime of z is equal to f of z at each point in D। अब चूंकि स्मॉल f जो है वो डेरिवेटिव है कैपिटल F का, स्मॉल f इज द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F, ठीक, एंड डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक। So f should be analytic by the previous theorem। जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया था, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि एक एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है। तो चूंकि ये एक एनालिटिक फंक्शन है कैपिटल F, एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव है स्मॉल f, अगर ये एनालिटिक है तो ये भी एनालिटिक होगा बाय दैट थ्योरम, राइट? हमें यही प्रूव करना था कि स्मॉल f भी एनालिटिक है, राइट? तो ये थ्योरम प्रूव हो गया आपके पास। नेक्स्ट इज Cauchy's inequality। Cauchy's inequality states that if a function f is analytic inside and on a positively oriented circle centered at z0 with radius capital R, if mr denotes the maximum value of f of z on CR, then nth derivative of f of z0 is less than equal to this, where mr क्या है? mr इस सर्कल CR पे absolute value of f of z की maximum value, means absolute value of f of z is less than equal to mr for all z in CR, right? और कैपिटल R जो है वो रेडियस है इस सर्कल का। अब यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स की, वो सारी पूरी हो रही हैं, तो हम डायरेक्टली कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव CR पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली दोनों तरफ। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को अंदर ले गए, राइट? तो ये लेस देन इक्वल आ गए यहाँ पे। अब चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of z is less than equal to mr मैक्सिमम वैल्यू ना जो CR पे अटेन कर रहे हैं फंक्शन, और z माइनस z0 पे सेंटर है सर्कल का और z कोई भी पॉइंट है सर्कल का, तो z माइनस z0 जो है वो रेडियस को शो कर रहा है,
absolute value of z minus z naught is equal to r capital R square n plus 1 इंटेग्रल सी आर डी जी, ये सर्कमफेरेंस है सर्कल की 2 पाई आर, राइट। तो यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो प्रूव हो गया। Next is another little theorem that is called Liouville's theorem. Liouville's theorem says if a function f is entire and bounded in the complex plane, then f of z is constant throughout the plane. अगर एक फंक्शन एंटायर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह पे एनालिटिक है और बाउंडेड है, तो वो कांस्टेंट होगा, प्लेन में हर जगह पे कांस्टेंट होगा। या फिर इसको एक और तरीके से ये यूं स्टेट किया जा सकता है कि the only bounded entire function are constants. ऐसे फंक्शन जो बाउंडेड होने के साथ साथ एंटायर भी हों, वो सिर्फ कांस्टेंट फंक्शंस ही हैं, ठीक है। An entire function cannot be bounded unless f is a constant. एक और तरीका स्टेट करने का। अच्छा, सपोज कर लें कि f एक एंटायर फंक्शन है और बाउंडेड भी है, ठीक है। एनालिटिक है मतलब हर जगह पे, बाउंडेड मींस देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल M belongs to R such that f of z mod is less than equal to M for all z. Then by Cauchy inequality, for any point z naught, f prime of z naught is less than equal to M by R. Cauchy inequality अप्लाई कर दी, ठीक है, with n equal to 1. अब चूंकि यहाँ पे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात हो रही है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात हो रही है एनालिटिसिटी की, कॉशी इनइक्वालिटी में आर क्या था, आर जो था वो रेडियस था किसी सर्कल का, ठीक है, जो कि हमने बनाया था अबाउट द पॉइंट जी नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो एंटायर है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, तो हम उस सर्कल को जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहें बड़ा करें, जितना भी बड़ा कर लेंगे उस सर्कल के अंदर अंदर फंक्शन एनालिटिक होगा क्योंकि फंक्शन एंटायर है। तो आप आर को आर्बिट्रेरीली अगर लार्ज करें, रेडियस बढ़ाते जाएं सर्कल का, लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी ले लें, तो एफ प्राइम ऑफ जी नॉट छोटा होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, राइट। दिस मीन्स दैट एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज 0 फॉर ऑल पॉइंट्स z naught in the complex plane. And since for an analytic function f of z in D, if f prime of z is 0 in D, then f of z is constant in D. अच्छा, अब यहाँ पे f prime of z naught 0 हो गया for all the points in the complex plane. अब ये एक प्रॉपर्टी है जो पीछे हमने कहीं पढ़ी हुई है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक हो और उसका डेरिवेटिव 0 हो पूरी डोमेन में, तो पूरी डोमेन में फंक्शन कांस्टेंट होता है, फंक्शन खुद कांस्टेंट होता है। अगर डेरिवेटिव 0 हो तो फंक्शन खुद कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डेरिवेटिव फंक्शन का 0 है, इट मींस फंक्शन को लाजमी तौर पे कांस्टेंट होना चाहिए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। यही हमें शो करना था कि जो भी बाउंडेड एंटायर फंक्शन ले वो कांस्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट एक और छोटा सा थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये हमने पढ़ा तो होता है लेकिन हमने इसका प्रूफ नहीं किया होता, यहाँ पे हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, कीप इन माइंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री n का, उसकी कम से कम एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगी, कम से कम एक जीरो जरूर होगा उसका, या कम से कम एक ऐसा पॉइंट z नॉट जरूर होगा जो कि सेटिस्फाई करे इस पॉलिनोमियल को, दैट इज p of z नॉट इज 0. Any polynomial of degree n has at least one zero, that is there exists at least one point z naught such that p of z naught is 0.
इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन। सपोज कर लेते हैं कि पी ऑफ जी जो है वो जीरो नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए, पी ऑफ जी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए पी ऑफ जी जीरो हो, ये हमने सपोज कर लिया बाय कंट्राडिक्शन। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, सपोज दैट पी ऑफ जी इज नॉट जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ जी, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर पी ऑफ जी इज एन एंटायर फंक्शन। अगर हम कह रहे हैं कि पी ऑफ जी किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी जी की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं है, इट मींस ये 1 ओवर पी ऑफ जी एक एंटायर फंक्शन है, तो पूरे प्लेन पे एनालिटिक है हर जगह पे, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 ओवर पी ऑफ जी या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 ओवर पी ऑफ जी की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। यहाँ से अगर आप जी रेज टू पावर n कॉमन ले लें तो अंदर ये बचेगा आपके पास। अब यहाँ से देखें, we see that f of z tends to 0 as z mod tends to infinity। जैसे जैसे हम बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते जा रहे हैं, f of z छोटा होता जा रहा है, जीरो को अप्रोच करता जा रहा है। z की बड़ी वैल्यूज लेने से f of z छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब है कि z बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। अनबाउंडेड फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन की बड़ी वैल्यूज देते जाए तो फंक्शन जो है वो बड़ा होता जाए, लार्ज होता जाए। अब अगर z की बड़ी वैल्यूज देने से फंक्शन जीरो को अप्रोच करता जा रहा है, मोड एफ ऑफ z जीरो को अप्रोच करता जा रहा है, तो इट मींस के फंक्शन की फाइनाइट वैल्यूज के लिए, z की फाइनाइट वैल्यूज के लिए फंक्शन की कोई ना कोई बाउंड तो होगी, ठीक है। द फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड फॉर फाइनाइट, ठीक है। तो इट फॉलोज फ्रॉम ल्यूविल्स थ्योरम। अगर ल्यूविल्स थ्योरम क्या कह रहा था, ल्यूविल्स थ्योरम ये कह रहा था कि अगर एक फंक्शन एंटायर है और बाउंडेड है कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हमें क्या पता चला ल्यूविल्स थ्योरम से, यहाँ पे हमने देखा था कि फंक्शन 1 ओवर पी ऑफ जी एंटायर है, और पता चला कि 1 ओवर पी ऑफ जी फंक्शन बाउंडेड भी है, तो ल्यूविल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, इट मींस फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो p को भी कांस्टेंट होना चाहिए, पोलिनोमियल को भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने पोलिनोमियल एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल लिया था, डिग्री n का पोलिनोमियल था ना, एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल था, तो ये एक कंट्राडिक्शन है हमारी असम्पशन की दैट p वाज नॉट अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कंट्राडिक्शन आ गई, हम ये मान के चले थे कि p ऑफ g जीरो नहीं है, ठीक है। अगर p ऑफ g जीरो नहीं है तो हमारी असम्पशंस में एक कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कम से कम कोई एक z जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए p ऑफ g जीरो होगा, राइट। उसके बाद है जी आपका इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम और आखिरी थ्योरम, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल को प्रूव करने से पहले एक लेमा है। ये लेमा जो है इसी को यूज करते हुए हम मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। ये लेमा क्या कहता है, ये लेमा कहता है जी कि सपोज करें कि आपके पास f of z mod लेस देन इक्वल टू है f of z नॉट से at each point z in some neighborhood of z naught in which f is analytic, then f of z has the constant value f of z naught throughout that neighborhood। अगर z नॉट कोई पॉइंट है जिसके एप्सिलॉन नेबरहुड में किसी एनालिटिक फंक्शन का ये बिहेवियर है, z नॉट के एप्सिलॉन नेबरहुड में किसी एनालिटिक फंक्शन का ये बिहेवियर है, क्या बिहेवियर है कि उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है
एफ ऑफ जी नॉट से। देन हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ऐसा है, फंक्शन का बिहेवियर ये है, तो फंक्शन को लाजमी तौर पे कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि फंक्शन को लाजमी तौर पे एफ ऑफ जी नॉट किसी कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ जी नॉट के इक्वल होना चाहिए उस पूरे नेबरहुड में। रिपीट करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट। वी से दैट if f is an analytic function and f of z is less than equal to f of z naught, absolute value of f of z is less than equal to absolute value of f of z naught at each point z in some neighborhood, in some epsilon neighborhood of z naught, then f of z has the constant value f of z naught throughout this neighborhood. assumptions क्या है हमारे पास? f of z is less than equal to f of z naught, f is analytic, and बल्कि यूं कहना चाहिए कि f is analytic पहली assumption, दूसरी assumption ये कि f of z is less than equal to f of z naught for all z in this epsilon neighborhood. Target is f of z should be equal to f of z naught in this whole neighborhood, right? अच्छा, सपोज कर लें कि f जो है वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, और z1 आप इस गिवन नेबरहुड में, गिवन एप्सिलॉन नेबरहुड में जी नॉट के अलावा कोई और पॉइंट ले लें, जी नॉट से डिफरेंट एक पॉइंट z1 ले लिया हमने इस नेबरहुड में, ठीक है। we then let rho be the distance between z1 and z naught. अब देखें ये z naught था कोई पॉइंट, ये z1 हमने डिफरेंट पॉइंट ले लिया, लेट सपोज कि rho is the distance between z naught and z1. अच्छा, z1 कोई और पॉइंट था z naught से डिफरेंट, तो चूंकि वो नेबरहुड में ही लाई कर रहा था z1 z naught के एप्सिलॉन नेबरहुड में, तो हमने कोई डिस्टेंस सपोज कर लिया कि z naught और z1 के दरमियान कोई रो डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हमने रो रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लिया z naught को सेंटर मान के। its zero denotes the positively oriented circle with equation this centered at z naught and passing through z1. अब ये किस तरह का सर्कल ड्रा किया? सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट था z naught, ठीक है, हमने कहा कि z1 एक डिफरेंट पॉइंट ले लें उसी नेबरहुड में। अब यहाँ पे इस फिगर में ये एप्सिलॉन नेबर, ये डॉटेड लाइन जो है ये एप्सिलॉन नेबरहुड को शो कर रही है, ये z नॉट कोई पॉइंट है अंदर, ठीक है। अच्छा, z1 हमने कोई डिफरेंट पॉइंट ले लिया, ठीक। अब हमने एक ऐसा सर्कल बनाया जिसका रेडियस रो है और z1 उस सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहा है, z1 और z नॉट के दरमियान डिस्टेंस रो है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सर्कल में हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक है, क्यों? क्योंकि फंक्शन इस पूरे एप्सिलॉन नेबरहुड में एनालिटिक था। ये सर्कल चूंकि इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर रहा है, तो फंक्शन यहाँ पे भी एनालिटिक होगा, ठीक है। हम यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला टेल्स अस दैट f of z naught is equal to this, right? अब ये इस सर्कल की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? z is equal to z naught plus rho e iota theta, ठीक है। अच्छा, अब z की वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पे, z नॉट प्लस रो या आयोटा थीटा dz से ये नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो के ये आपके पास फाइनली f of z नॉट इसके इक्वल आ जाएगा। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है इसको हम गॉस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। कंडीशन होती है, एनालिटिसिटी की कंडीशन होती है कि f of z शुड बी एनालिटिक, इसको हम गॉस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट आप गूगल से देख सकते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन 2 से हमें ये इनइक्वालिटी मिल गई, एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर दी दोनों तरफ, एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटीग्रल के अंदर लेके गए तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन आ गया, राइट। ऑन द अदर हैंड, सिंस
एफ ऑफ जी नॉट प्लस रो ई आयोटा थीटा इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी नॉट। ये कहाँ से आया? देखें, स्टेटमेंट में हमारे पास था कि इस नेबरहुड में से, जी नॉट के एप्सिलॉन नेबरहुड में से कोई भी पॉइंट लें तो उस पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी एफ ऑफ जी नॉट पे फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो जी नॉट प्लस रो ई आयोटा थीटा इस सर्कल के अंदर कोई ना कोई पॉइंट है आपके पास। ठीक है, यानी कि इस एप्सिलॉन नेबरहुड में समझ लें आपके पास कोई पॉइंट है। तो बाय दिस कंडीशन दिस विल बी द फंक्शनल वैल्यू एट z naught plus rho e iota theta will be less than equal to f of z naught absolute values। अच्छा अब यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दे दोनों तरफ, तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटेग्रल 0 टू पाई डी थीटा इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ जी नॉट। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि एफ ऑफ जी नॉट को बाहर लेके जा सकते हैं और इंटेग्रल 0 टू पाई डी थीटा आपके पास 2 पाई आ गया, राइट। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बन गया कि एफ ऑफ जी नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल दिस। अब 3 और 5, अगर 3 और 5 को कंबाइन करें तो आपके पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एफ ऑफ जी नॉट प्लस रो ई आयोटा थीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये गलती से पिक्चर में आने से रह गई है, नीचे दो लाइनें थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। एक तो इक्वालिटी आ गई आपके पास, राइट। अब यहाँ पे आप अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इस इक्वालिटी में अगर आप 2 पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 2 पाई जी नॉट, सॉरी 2 पाई एफ ऑफ जी नॉट। ठीक है, और 2 पाई एफ ऑफ जी नॉट इसके इक्वल लिख सकते हैं, इस इंटेग्रल के इक्वल लिख सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे भी आपके पास इंटेग्रल आ जाएगा और राइट साइड पे भी इंटेग्रल होगा, सेम इंटेग्रल, इंटेग्रल विद सेम लिमिट्स एंड विद सेम पैरामीटर। तो आप इंटेग्रल्स को कंबाइन कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे सारा फंक्शन लेके चले जाएं, तो आपके पास क्या हो गया, इंटेग्रल 0 टू 2 पाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी नॉट माइनस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी नॉट प्लस रो ई आयोटा थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनली ये क्वेश्चन आ गई। अब इस लास्ट इंटेग्रल में ये जो इंटीग्रेंड है ये कंटिन्यूअस है इन द वेरिएबल थीटा। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है पूरे नेबरहुड में। ठीक है, तो ये फंक्शन एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक, दोनों डिफरेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक। ठीक है, तो ये आपके पास एनालिटिक होने की वजह से ये इंटीग्रेंड कंटिन्यूअस भी हो गया। and in view of the condition 4 it is greater than equal to 0 on the entire interval। ये पूरा इंटीग्रेंड कंडीशन 4 के को हम देखें तो इसी इंटीग्रेंड को ही रिप्रेजेंट कर रही है कंडीशन 4। तो क्या शो कर रही है कि ये इंटीग्रेंड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, पूरे इंटरवल में। अब चूंकि इंटेग्रल की वैल्यू 0 है तो लाजमी तौर पे इंटीग्रेंड को भी 0 होना चाहिए। ठीक है, इंटेग्रल 0 है तो इंटीग्रेंड को भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास दिस थिंग, इस चीज, ये चीज जो है ये आपके पास 0 के इक्वल आ गई। ठीक, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, मोड एफ ऑफ जी नॉट प्लस रो ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब ये चीज क्या शो कर रही है, थीटा की वैल्यूज को चेंज करते जाएं तो आपके पास ये सर्कल में डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, रो रेडियस के सर्कल में। ठीक है, इट मीन्स के सर्कल के सारे पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ जी नॉट के इक्वल है। ये सर्कल के पॉइंट्स को शो कर रहा है ना, जी नॉट प्लस रो या आयोटा थीटा। यहाँ से क्या पता चला कि सर्कल के सारे पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ जी नॉट के इक्वल है। ठीक है, फाइनली
Since z1 is any point in the deleted neighborhood disk, we see that the equation is in fact satisfied by all points z lying on any circle disk where rho is between 0 and epsilon. अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमने एक सर्कल लिया था, z1 कोई पॉइंट लिया जो कि उस सर्कल की बाउंड्री पर आएगा, एक स्पेसिफिक सर्कल लिया था आर्बिट्ररीली, मतलब कि कोई रैंडमली हमने एक सर्कल चूज किया था, z1 कोई रैंडम पॉइंट था, ठीक है। उसके लिए हमने ये शो कर दिया, अगर आप कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे इस एप्सिलॉन नेबरहुड में और उस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग एक सर्कल बनाएंगे, तो आप ये शो कर सकते हैं कि उस सर्कल में भी यही बिहेवियर है। फिर कोई और सर्कल बनाए, इट मीन्स ये सर्कल आर्बिट्ररी था, कोई भी सर्कल लेंगे उसके ऊपर आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। इट मीन्स इस एप्सिलॉन नेबरहुड के हर पॉइंट के लिए f of z mod is equal to f of z naught के, राइट? ठीक है, but we know that when the modulus of an analytic function is constant, the function itself is constant. यानी कि अभी तक हमने ये शो किया कि मॉड्यूलस ऑफ f of z is equal to मॉड्यूलस ऑफ f of z naught. अगर मॉड्यूलस कांस्टेंट है तो फंक्शन इटसेल्फ कांस्टेंट है, ठीक है। तो f of z is equal to f of z naught for each point z in the neighborhood and the proof of the lemma is complete. यही हमें प्रूव करना था कि अगर ये बिहेवियर है फंक्शन का इस नेबरहुड पे, तो फंक्शन को कांस्टेंट f of z naught होना चाहिए इस पूरे नेबरहुड में, तो ये हमने शो कर दिया। नेक्स्ट इस लेमा को यूज करते हुए हम मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है और नॉन कांस्टेंट है तो उसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी पूरे डोमेन में। अगर एक फंक्शन एनालिटिक है और नॉन कांस्टेंट है तो उसका कोई मैक्सिमा नहीं होगा पूरे डोमेन में। दैट इज there is no point z naught in the domain such that f of z is less than equal to f of z naught for all z in it. इन अदर वर्ड इस थ्योरम को इस तरह से भी स्टेट किया जा सकता है कि अगर किसी एनालिटिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी डोमेन में तो उस फंक्शन को लाजमी तौर पे कांस्टेंट होना चाहिए उस डोमेन में। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अगर एक फंक्शन एनालिटिक है और नॉन कांस्टेंट है तो उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। इसको दूसरी तरह से इस तरह से स्टेट किया जा सकता है कि अगर एक एनालिटिक फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है डोमेन में तो उसके लाजमी तौर पर उस डोमेन में कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ पे आते हैं। गिवन दैट f is an analytic function in D, we shall prove the theorem by assuming that absolute value of f of z does have a maximum value at some point z naught in D. ठीक, हम इस तरह से सपोज कर रहे हैं कि इस फंक्शन की f of z की मैक्सिमम वैल्यू है इस डोमेन में, और फिर हम ये शो करेंगे कि अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो वो लाजमी तौर पे कांस्टेंट ही होना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन के अलावा किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। अच्छा, अब दोबारा से हम देखते हैं कि हमने क्या लेके चलना है और क्या प्रूव करना है, ठीक है। हमने सपोज क्या किया है, सपोज हमने ये किया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of z की मैक्सिमम वैल्यू है d के किसी पॉइंट z नॉट पे, ये हम मान के चल रहे हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि f of z को, अगर ऐसा है तो f of z को लाजमी तौर पे पूरे d में कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। So for the proof we draw a polygonal line L। एक polygonal line L हमने ड्रा की डोमेन में। लेट्स सपोज डोमेन कुछ इस तरह की है, ठीक है। हमने एक polygonal line L ड्रा की from a point z naught to another point P, कैपिटल P in D। डोमेन का कोई पॉइंट था z naught और डोमेन का ही कोई पॉइंट था कैपिटल P। उन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमने एक पॉलीगोनल लाइन रफली ड्रॉ कर ली, ठीक है। ओके,
अब ये है पॉलीगोनल लाइन एल और डोमेन आपकी समझ लें, लेट्स सपोज सॉरी ये क्रॉस नहीं हो रही, लेट्स सपोज के डोमेन कोई ना इस तरह से करके है, आपकी डोमेन इस तरह से है। अच्छा, अब आप क्या करें कि आप एल पे जो पॉइंट्स हैं उनके डोमेन पे मौजूद यानी कि डोमेन की बाउंड्री पे मौजूद पॉइंट्स के साथ डिस्टेंसेस लेते जाएं। ठीक है, एल के जो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंसेस मेजर करते जाएं डोमेन की बाउंड्री पे मौजूद पॉइंट्स के साथ। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना उसको स्मॉल डी कहते हैं। ठीक, let d represents the shortest distance from points on L to the boundary of D। डी हो सकता है कि ये ना हो बल्कि एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन हो, तो भी डी की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने एल के ऊपर पॉइंट्स का एक फाइनाइट सीक्वेंस ले लिया, z0 z1 z2 so on to zn। ये हमने एल के ऊपर पॉइंट्स ले लिए कोई। ठीक है, such that zn coincides with the point p, राइट। और हर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल डी से छोटा होना चाहिए। स्मॉल डी क्या था, एल और डी की बाउंड्री के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो स्मॉल डी लिया था। ठीक है, अब हमने एल के ऊपर कोई पॉइंट्स का सीक्वेंस ले लिया, z0 z1 z2 so on to zn। ठीक, और हमने कहा है कि हर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी से छोटा होना चाहिए। ओके, अच्छा, in forming a finite sequence of neighborhoods n0 n1 so on where each nk has center zk and radius d, we see that f is analytic in each of these neighborhoods which are all contained in d। अच्छा, अब क्या किया, ये जो z0 z1 z2 पॉइंट्स थे, हर पॉइंट के ऊपर हमने एक नेबरहुड n नॉट ले लिया। ठीक है, हर पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक नेबरहुड ड्रॉ कर लिया। n नॉट इज द नेबरहुड with center z0 radius d, n1 is the neighborhood with center z1 and radius d and so on। हर पॉइंट जो भी हमने सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स लिए थे उस सीक्वेंस के कोरेस्पोंडिंग हमने नेबरहुड्स का एक सीक्वेंस ले लिया। अब चूंकि फंक्शन जो था वो पूरी डोमेन पे एनालिटिक था, तो फंक्शन हर नेबरहुड पे भी एनालिटिक होगा। ठीक है, और एक और बात ये कि हर नेबरहुड, हर आगे आने वाले नेबरहुड का सेंटर अपने से पहले वाले नेबरहुड के अंदर लाई कर रहा होगा। जैसे कि n2 का सेंटर z2 n1 में लाई कर रहा है, n1 का सेंटर z1 n0 में लाई कर रहा है, राइट। ये बातें दोबारा से हम देखते हैं, क्या बातें हैं ये कि हमारे पास हमने L के ऊपर पॉइंट्स का सीक्वेंस ले लिया z0 टू zn। ठीक है, हमने कहा कि हर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस d से छोटा होगा। ठीक, फिर हमने इन्हीं पॉइंट्स के कोरेस्पोंडिंग इनको सेंटर मानते हुए एक नेबरहुड्स का सीक्वेंस बना लिया। हर नेबरहुड का सेंटर एक पॉइंट है, इस सीक्वेंस में से एक पॉइंट है। ठीक है, और रेडियस d है। इसी तरह से हर आगे आने वाले नेबरहुड का सेंटर अपने से पिछले नेबरहुड के अंदर लाई कर रहा है, और सारे नेबरहुड्स में फंक्शन एनालिटिक है। ठीक, ये बातें होंगी। अब चूंकि हमने असूम किया था कि एफ ऑफ जी की मैक्सिमम वैल्यू है इस डोमेन में, एफ ऑफ जी जी नॉट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, तो जी नॉट इस नेबरहुड में लाई कर रहा है। अगर एफ ऑफ जी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट है
तो since f of z was assumed to have a maximum value in D at z naught, it also has a maximum value in n naught at that point. क्योंकि z naught n naught में लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नेबरहुड n naught में लाई कर रही है, ठीक है। Hence, according to the preceding lemma, f of z has the constant value f of z naught throughout n naught. अब preceding lemma हमें क्या कह रहा था? Preceding lemma ये कह रहा था कि अगर एक एनालिटिक फंक्शन जी नॉट के किसी एप्सिलॉन नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ जी नॉट अटेन कर रहा है तो वो फंक्शन कांस्टेंट होगा उस पूरे नेबरहुड में। यही बात यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि इस नेबरहुड में हर जगह पे एफ ऑफ जी नॉट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। तो बाय दैट लेमा उस फंक्शन को इस पूरे नेबरहुड में कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ जी नॉट लेनी चाहिए, ठीक। So f of z has the constant value f of z naught throughout n naught, ठीक। अब चूंकि इस पूरे नेबरहुड में f of z की कांस्टेंट वैल्यू f of z naught है तो z1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है इस नेबरहुड में, एक खास पॉइंट है, ठीक है। तो f of z1 पे वैल्यू क्या होगी? f of z naught. f of z1 is equal to f of z naught. This means that f of z mod is less than equal to f of z1 for each point z in n1. चूंकि हमने कहा था कि f मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ z नॉट अटेन कर रहा है, अब चूंकि f ऑफ z1 f ऑफ z नॉट के इक्वल है तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि f मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ z1 अटेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ z1 फॉर ईच पॉइंट z इन n1। f ऑफ z नॉट पूरी डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू थी ना, इस वजह से n1 नेबरहुड में f ऑफ z मॉड इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ z1। तो वही लेमा अगेन अप्लाई करेंगे n1 नेबरहुड पे, तो क्या पता चला कि f ऑफ z शुड इक्वल टू f ऑफ z1 जो कि f ऑफ z नॉट के इक्वल था। सिमिलरली हर नेबरहुड पे आप वो लेमा अप्लाई करते जाएं, ठीक है। हर नेबरहुड पे आप वो लेमा अप्लाई करते जाएं तो आप इवेंचुअली आखिरी नेबरहुड n पे पहुंच जाएंगे और आपको पता चलेगा कि f ऑफ zn f ऑफ z नॉट के इक्वल है। लेकिन zn जो पॉइंट था वो तो पॉइंट p ही था, समझे, उसके साथ कोइंसाइड कर रहा था, जो कि z नॉट से डिफरेंट कोई पॉइंट था। z नॉट से डिफरेंट कोई पॉइंट था ना p, उस पे भी हम कह रहे हैं कि f ऑफ zn और f ऑफ z नॉट बराबर है, वेयर zn इज डिफरेंट देन z नॉट। इट मींस के डोमेन के हर पॉइंट के लिए zn कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है ना जो कि डिफरेंट था z नॉट से, उस पे भी फंक्शन का बिहेवियर ये है कि f ऑफ zn f ऑफ z नॉट के इक्वल आ गया। तो इट मींस कोई और पॉइंट zn की जगह पे कोई और पॉइंट ले लें और पॉलीगोनल लाइन उस तरह से ड्रॉ कर लें तो आपके पास वहां पे भी यही बिहेवियर होगा। इट मींस zn आर्बिट्ररी है तो हर पॉइंट के लिए फंक्शन का यही हाल है, f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट फॉर एवरी पॉइंट इन d। इससे क्या पता चला कि f ऑफ z पूरी डोमेन पे कांस्टेंट है। यही हमें प्रूव करना था कि अगर f ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू है तो f ऑफ z कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल प्रूव हो गया और इसके साथ ही आपके पास आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।